Hi guys, this is Dr. Yashovardhan Sewach from Saraswati Paramedical College, Jodhpur. I am a faculty there and अभी जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना वायरस के चक्कर में अपने पूरे स्टेट में एंड इनफैक्ट पूरे कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है। तो इस केस के अंदर अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी सफर नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आरपीएमसी का भी ऑर्डर आया था अभी 16th को कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ अरेंजमेंट करा जाए। तो ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी सारे अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जूम क्लासेस के थ्रू करा रहे हैं, जिसके अंदर लाइव क्लासेस चल रही हैं फेस टू फेस वीडियो कॉल के थ्रू या फिर ऐसा कुछ। बट व्हाट आई फील इज कि ऑनलाइन क्लासेस का द मेन मकसद शुड बी कि द कंटेंट शुड बी अवेलेबल 24/7। कभी भी अपना स्टूडेंट जो भी पढ़ना चाहता है किसी भी टाइम पे अपने घर पे अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ सके। सो फॉर दैट पर्पस मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम आर कॉलेज, सरस्वती पैरामेडिकल कॉलेज जोधपुर। इसके अंदर मैं रेगुलरली आपको लेक्चर्स डालता रहूँगा, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड जो भी डीएमएलटी डीओटीटी के कोर्सेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर रिलेटेड कंटेंट डालता रहूँगा। एंड इन कंटेंट को कैसे पढ़ना है, तो द बेस्ट वे इज कि मतलब आप ये वीडियो देखें और साइड बाय साइड नोट्स बनाते रहें अपने। इन केस आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पहले जो भी लिखा हुआ मटेरियल है उस चीज़ को आप कॉपी डाउन कर लें अपने नोटबुक में। ठीक है, पूरे वीडियो के टाइम पे मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, बिकॉज समझाने में और लोगों को समझने में हिंदी ज़्यादा इजी पड़ती है, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज में। ठीक है, बट टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली इंग्लिश में सीखने ज़रूरी हैं, बिकॉज अपना मेन कोर्स में एग्जाम के टाइम पे आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है। सो विद दैट आई वोंट टेक एनी फर्दर टाइम इन द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड आई विल कंटिन्यू विद द कोर्स। सो अभी जो आज मैंने डिसाइड करा है वॉज एनाटमी का अपर लिम्ब पार्ट। जो पोर्शन इस लेक्चर में कवर हो रहा है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपके एग्जाम्स में मैंने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसके अंदर सीधा ये लिखा होता है डिस्क्राइब ह्यूमरस या फिर डिस्क्राइब रेडियस। तो कोई भी एक बोन दे देते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन मांगते हैं। एनाटमी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको डायग्राम्स अच्छे से बनाने आने चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंडली उसके बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स पता हूं तो आपका एक कंप्लीट आंसर बन जाता है विद डायग्राम एंड सम पॉइंट्स। तो उस चीज को जब आप आंसर लिखते हैं एग्जाम में तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिलने का ऑप्शन मिल सकता है, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अपर लिम्ब के बारे में अगर अपन बात करें तो अपर लिम्ब के अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ बोन्स के ऊपर डिस्कस करा है। नेक्स्ट टॉपिक्स टू बी कवर्ड के अंदर नेक्स्ट आ जाएगा अपना मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब, ब्रेकियल प्लेक्सिस जो कि नर्व सप्लाई होती है पूरे अपर लिम्ब की, वो सारी चीजें। एंड फिर उसके बाद अपन आर्टरी एंड वेन ऑफ द अपर लिम्ब, मतलब कि बेसिकली आर्म की, फोर आर्म की, हैंड्स की आर्टरी एंड वेन जो भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी जरूरी है, जैसे कि वर्टल वेन बहुत जरूरी हो जाती है। उसके ऊपर क्लिनिकल एनाटमी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कुछ सर्टेन नर्व इंजरीज होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फिर अब अपन चालू करते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर के अंदर बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब पढ़ेंगे अपन। तो बेसिकली 8 बोन्स के बारे में अपन को कुछ कुछ नॉलेज होना जरूरी है। तो वो 8 बोन्स कौन सी है, स्टार्टिंग से क्लैविकल, क्लैविकल के बाद स्कैपुला, स्कैपुला के बाद ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद फोर आर्म पे आ जाते हैं अपन। फोर आर्म में रेडियस एंड अल्ना, और रेडियस एंड अल्ना के बाद अपन अब हैंड वाले पोर्शन में आ जाते हैं जो कि अपने रिस्ट जॉइंट के बाद से शुरू होता है। तो उसके अंदर आ जाती है कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स और लास्ट में फैलेंजेस। ठीक है, तो क्लैविकल से शुरू करते हैं। क्लैविकल इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। ये कॉमन टर्म है, लेमैन लैंग्वेज में टर्म है जो आपने शायद सुना होगा। इट इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड एंड कनेक्ट्स द एक्सियल स्केलेटन विद द अपेंडिकुलर स्केलेटन। हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड का मतलब ये है कि ये जैसे अपनी दूसरी बोन्स हैं जो कि वर्टिकली प्लेस्ड है, वर्टिकली इन द सेंस ऊपर से लेके नीचे, एंड हॉरिजॉन्टल मींस साइड टू साइड। तो आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड का मतलब होता है ऐसे। ग्रीन कलर में जो ये है इस बोन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, इसको क्लैविकल बोला गया है और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। फिर नेक्स्ट लाइन में इन्होंने लिखा है कि एक्सियल स्केलेटन को एपेंडिकुलर स्केलेटन से कनेक्ट करती है ये बोन। ठीक है, विच कनेक्ट्स द एक्सियल स्केलेटन टू द एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसका मतलब क्या है, अपना एक्सियल स्केलेटन मतलब कि सेंट्रल लाइन, मतलब कि बेसिकली अपनी पूरी बॉडी के अंदर जो मेन वेट बेयरिंग हिस्सा है दैट इज द एक्सियल स्केलेटन, जिसमें वर्टिब्रे आ जाता है, नीचे पेल्विस आ जाएगी, वो वाला पोर्शन। तो
अपेंडिकुलर किसको बोला गया? अपेंडिकुलर मतलब अपेंडिक्स, मतलब कि बेसिकली आपका जो भी अपेंडेजेस हैं एक्स्ट्रा, मतलब जैसे इसके अंदर आर्म आ जाएगा अपर लिम के अंदर, लोअर लिम के अंदर आपके लेग्स आ सकते हैं, तो उसी की तरह अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसको कनेक्ट कर रहा है एक्सियल स्केलेटन से। दिस इज क्लैविकल। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन इन द बॉडी, विच इज वेरी ट्रू, बिकॉज ये अपने फीटल लाइफ के अंदर ही इसका ऑसिफिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट मसल्स दैट आर रिलेटेड टू द क्लैविकल, बहुत सारी मसल्स कनेक्टेड हैं क्लैविकल से, बट इंपॉर्टेंट की बात करें अपन तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड आ जाती है। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड इज अ नेक मसल। पेक्टोरलिस मेजर आ जाती है जो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट चेस्ट मसल हो जाती है। डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर्स आ जाते हैं। डेल्टॉइड जो है वो अपने शोल्डर की मसल है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल व्हेन इट कम्स टू एबडक्शन ऑफ योर शोल्डर। एबडक्शन मतलब कि अपने शोल्डर को रेज करने में, अपने आर्म को रेज करने में जब आता है तो डेल्टॉइड मसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके इंटीरियर फाइबर्स। एंड ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस इज अ रिट्रैक्टर ऑफ द स्कैपुला एंड बैक की मसल है ये। एंड अभी आपको इसके अंदर दिखा देते हैं, जैसे कि ये स्कैपुला अपना क्लैविकल है, क्लैविकल की इंफीरियर सरफेस एंड सुपीरियर सरफेस की बात करें तो सुपीरियर सरफेस ऑलवेज ऑब्वियसली मतलब जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड की अपन ने बात करी थी, एक इंपॉर्टेंट मसल जो इसमें अटैच हो रही है, तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड नेक से आ रही है तो वो सुपीरियर सरफेस पे होगी, एंड इंफीरियर सरफेस पे पेक्टोरलिस मेजर आ जाएगा, क्योंकि चेस्ट नीचे, क्लैविकल के ऊपर नेक है, ठीक है, और नीचे चेस्ट है, तो इस वजह से इस हिस्से में तो आपके पेक्टोरलिस मेजर आ जाएगी और यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जुड़ जाएगी। हो गया। सो दिस वाज अ बिट इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लैविकल। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं स्कैपुला पे। स्कैपुला जो है ये आपको अपर लिम का ही पार्ट है, बिकॉज इट फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट, बट इट इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड। मतलब जैसे कि आप ये डायग्राम देखेंगे तो इसके अंदर आपको स्कैपुला दिखाया गया है और ये बैक साइड है, आपका पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। तो स्कैपुला प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द शोल्डर जॉइंट फॉर्मेशन। शोल्डर जॉइंट फॉर्म कौन कौन करता है? दो बोन्स अगर पूछा जाए तो ह्यूमरस का हेड एंड स्कैपुला हो जाएगा। तो स्कैपुला जो है इट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस, ठीक है। एंगल्स, बॉर्डर्स एंड सर्फेस, मतलब ये आपको अगर स्कैपुला को डिस्क्राइब करने को बोला जाए तो आप तीन हेडिंग डालेंगे, एंगल्स, बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस। एक साथ में ये छोटा सा डायग्राम अगर बना सकें तो बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा डायग्राम्स पे मिलते हैं, तो ये बना दीजिए। एंगल्स की बात करें तो लेटरल एंगल, इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल, ये तीन एंगल हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको याद करने वाली कुछ चीज नहीं। इंफीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ? जो नीचे की तरफ हुआ, ठीक है, तो ये आपका इंफीरियर एंगल हो गया, ठीक है। सुपीरियर एंगल क्या हुआ? ऊपर की तरफ, क्योंकि सुपीरियर बता रहा है कि इंफीरियर नीचे, सुपीरियर ऊपर, ठीक है। लेटरल एंड मीडियल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी भी, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो लेटरल एंगल वही होगा ऑब्वियसली जो बाहर की तरफ है बॉडी से, अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब कि टुवर्ड्स द ह्यूमरस, जहां पे शोल्डर जॉइंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो लेटरल एंगल कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा लेटरल एंगल। सो दिस इज योर लेटरल एंगल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपन ने बोला था एंगल्स, बॉर्डर्स, सर्फेसेस, ठीक है। तो बॉर्डर्स की बात करते हैं तो बॉर्डर्स में आ जाएगा लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर फाइबर्स एंड ट्रेपीजियस। अब ये डायग्राम देखेंगे तो इसके अंदर आप तो ये बना दीजिए। एंगल्स की बात करें तो बता रहा है कि टुवर्ड्स द ह्यूमरस, जहां पे शोल्डर जो बॉर्डर। लेटरल अभी अपन ने जब डिस्क्राइब करा था तो मैंने बोला था टुवर्ड्स द ह्यूमरस, जहां पे शोल्डर जॉइंट बन रहा है उस साइड होगा, तो आपका लेटरल बॉर्डर ये आ गया, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। मिडिल बॉर्डर टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, टुवर्ड्स द मिड लाइन, राइट। तो मिडिल बॉर्डर कौन सी हो जाएगी? ये, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर कौन सी हो जाएगी? ऊपर वाली सरफेस, ठीक है, सुपीरियर। अपन ने अभी सुपीरियर एंगल पढ़ा था, उसी तरह से सुपीरियर बॉर्डर ऊपर वाली सरफेस हो जाएगी। अब एक बार इस डायग्राम को थोड़ा देख के समझने की कोशिश करते हैं। अपन पहले देखेंगे कि ये डायग्राम क्या क्या है। तो बेसिकली ये आपका स्कैपुला दिखा रहा है, स्कैपुला फ्रॉम द लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे आके आपका क्या अटैच होगा? यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस आपका अटैचमेंट होगा, ठीक है। ये पोस्टीरियर व्यू है जिसके अंदर आपको स्पाइन दिखती है, ठीक है। और ये एंटीरियर या फिर कॉस्टल व्यू बोलेंगे, जो बेटर टर्म है वो है कॉस्टल व्यू या फिर कॉस्टल एस्पेक्ट या फिर वेंट्रल एस्पेक्ट। तो वेंट्रल एस्पेक्ट जो होता है वो फ्लैटेंड होता है, और जो डॉर्सल एस्पेक्ट होता है उसमें स्पाइन मिलती है आपको। ये एकदम फ्लैट नहीं दिख रहा, उसी तरह से ये फ्लैट है, ठीक है। तो ये आपका स्कैपुला की अपन ने बॉर्डर्स भी पढ़ लिया। सर्फेसेस की बात करेंगे तो मैंने बताया दो इंपॉर्टेंट सर्फेसेस, कॉस्टल सर्फेस एंड डॉर्सल सर्फेस। डॉर्सल मतलब कि पीछे वाली सर्फेस, दिस इज योर डॉर्सल सर्फेस जिसपे स्पाइन मिलेगी, एंड
देन कॉस्टल सरफेस इज ऑल्सो नोन एज योर वेंट्रल सरफेस. वेंट्रल सरफेस मतलब कि टुवर्ड्स द चेस्ट, टुवर्ड्स द थोरैक्स. इनफैक्ट अगर आपको डॉर्सल एंड वेंट्रल में कंफ्यूजन होता हो तो एक चीज याद रखना, आपको पता होगा बायोलॉजी में 11th-12th में जब पढ़ी होगी कि इवोल्यूशन में इंसान स्टार्टिंग में 4 लिम्ब पे चलने वाला जानवर था जो चारों पांव पे चलता था. मैं सिर्फ ये याद करने का बता रहा हूँ, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप याद कैसे रख सकते हैं इसे. तो जब 4 पांव पे चलता था इंसान तो 2 सरफेसेस हो गई अपनी. डायग्राम को उतना ध्यान नहीं दीजिए, आप बात समझने की कोशिश करिए. तो चेस्ट ऑब्वियसली इस साइड होता था अपना जब इंसान 4 पांव पे चलता था. तो चेस्ट को वेंट्रल एस्पेक्ट बोल दिया, इसको वेंट्रल एस्पेक्ट बोल दिया एंड इसको डॉर्सल एस्पेक्ट बोल दिया. ठीक है. तो अभी इस इंसान को खड़े जब आप कर देंगे तो दोनों पांव पीछे हाइंड लेग्स पे खड़े कर देंगे तो आपका बैक वाला हिस्सा पूरा डॉर्सल हो जाएगा और चेस्ट के टुवर्ड्स वाला, टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर थोरैक्स वाला, उसको वेंट्रल बोल देंगे. अगर आप अपने सिर्फ पाम की बात करना चाहें, अगर पाम में पूछे वेंट्रल एस्पेक्ट कौन सा है, डॉर्सल एस्पेक्ट कौन सा है, तो वेंट्रल एस्पेक्ट वो वाला हिस्सा है पाम में जहां पे आपके पाल्मर क्रीजेस बनती हैं, हाथ पे जो लाइन, हाथ की रेखाएं जो अपन पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, वो वाला हिस्सा हो जाएगा वेंट्रल. ठीक है. और ऑपोजिट, उसके जस्ट ऑपोजिट वाला हिस्सा हो जाएगा डॉर्सल, जहां पे छोटे छोटे बाल और ये सारी चीजें उगती हैं अपनी. तो एक तरीके से मैंने आपको अभी वेंट्रल एंड डॉर्सल समझाया. ठीक है. अपन स्कैपुला पढ़ रहे हैं. स्कैपुला को ही आगे कंटिन्यू करते हुए, इट इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड बोन लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द थोरैक्स. ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है, ये सबको दिख ही रहा है. पोस्टीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द थोरैक्स का मतलब क्या है? थोरैक्स किसको बोलते हैं? चेस्ट को. चेस्ट एरिया को पूरे को थोरैक्स बोलते हैं, जिसमें रिब केज आ जाती है एंड थोरैसिक वर्टिब्रा आ जाता है. तो थोरैक्स का पोस्टीरियर, मैंने आपको जब स्कैपुला स्टार्ट करा तभी बताया था कि स्कैपुला इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थोरैक्स, मतलब पीछे की तरफ है. ये वाला डायग्राम जो था पीछे की तरफ है ना, पोस्टीरियर. एंड लेटरल, क्योंकि अपनी स्कैपुला जो है वो लेटरल एस्पेक्ट में लोकेटेड है ना. ये देखिए, लेटरल साइड ऑफ द थोरैक्स, थोरैक्स का लेटरल हिस्से में लोकेटेड है, मीडियल में नहीं है. सो दिस इज व्हाट दे मीन बाय पोस्टीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द थोरैक्स. ठीक है. इट हैज 3 बोनी प्रोसेसेस. ठीक है. द स्पाइन जो अपन ने देखा था अभी की डोर्सल साइड होती है, एक्रोमियन एंड कोरोकॉइड प्रोसेस. द हेड ऑफ ह्यूमरस फिट्स इनटू द ग्लिनॉइड कैविटी टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट. तो ग्लिनॉइड कैविटी, इस कैविटी को बोला गया जो लेटरल साइड में अपन को दिख रही है. ठीक है. और 2 प्रोसेस कौन से थे? कोरोकॉइड प्रोसेस ये रहा, ठीक है, एंड एक्रोमियल प्रोसेस ये रहा. तो ये अपन को और चीज पता चल गई अबाउट स्कैपुला. नेक्स्ट पढ़ते हैं ह्यूमरस पे. ह्यूमरस इज द लाइक the main bone of the upper limb basically because it is the longest bone in the arm. ये जरूरी है, longest bone in the body नहीं है, it is the longest bone in the arm. Longest bone in the body is femur. It comprises of a cylindrical shaft, a broad and flattened distal end and a rounded articular surface on the proximal end. ठीक है. तो distal and proximal ये दोनों words आपको एकदम क्लियर होने चाहिए. distal मतलब कि दूर, प्रॉक्सिमल मतलब पास. ठीक है. तो इसने क्या बोला है? कंप्राइजेज अ सिलेंड्रिकल शाफ्ट, सिलेंड्रिकल हिस्सा, ये हिस्सा सिलेंड्रिकल दिख रहा है, इसको शाफ्ट बोला गया. ठीक है. सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर जैसा. अब ब्रॉड एंड फ्लैटेंड डिस्टल एंड, जैसे ही अपन डिस्टल एंड पे जाते हैं तो ये ब्रॉड और फ्लैटेंड हो गया एज कंपेयर टू बीच वाला शाफ्ट वाला हिस्सा जो कि एक सिलेंडर के शेप में था. डिस्टल एंड जो है वो ब्रॉड है और फ्लैटेंड है एज कंपेयर टू द शाफ्ट वाला हिस्सा. ठीक है. एंड अ राउंडेड आर्टिकुलर सरफेस ऑन द प्रॉक्सिमल एंड. ठीक है. आर्टिकुलर सरफेस मतलब कि वो सरफेस एक बोन की जो जॉइंट फॉर्मेशन कर रही है. ठीक है. तो यहाँ पे अपना शोल्डर जॉइंट जब फॉर्म हो रहा है तो वो राउंडेड है और ये प्रॉक्सिमल है बिकॉज ये डिस्टल एंड हो गया, ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड. ठीक है. तो प्रॉक्सिमल एंड जो है वो राउंडेड है और ये अपना शोल्डर जॉइंट बनाता है. ठीक है. अब मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है. हेड ऑफ ह्यूमरस प्लस ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला इज इक्वल्स टू शोल्डर जॉइंट, बस. ठीक है. ग्लिनॉइड कैविटी अपन ने जो अभी स्कैपुला में देखी थी ये रही, एंड हेड ऑफ ह्यूमरस ये रहा. ठीक है. हेड ऑफ ह्यूमरस जब ग्लिनॉइड कैविटी में जुड़ता है तब शोल्डर जॉइंट बन जाता है. द शोल्डर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हैज अ वाइड रेंज ऑफ मोशन. ठीक है. बॉल एंड सॉकेट कैसे? क्या ग्लिनॉइड कैविटी आपको एक सॉकेट जैसी नहीं लग रही? ऐसी कोई सरफेस जहां पे आके कोई चीज फिट हो जाए. तो फिट क्या हो रहा है इधर, आप जब इस डायग्राम में देखेंगे तो ये सॉकेट नहीं लग रहा है, ये पूरा एक सॉकेट की तरह लग रहा है. इसमें आके क्या फिट हो रहा है आपके? इसमें आके आपके फिट हो रहा है हेड ऑफ ह्यूमरस. हेड ऑफ ह्यूमरस एक राउंड बॉल सी चीज है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक है. और डेफिनेटली अपने आर्म का रेंज ऑफ मोशन मतलब कि
कहाँ कहाँ पूरे हाथ को घुमा सकते हैं, तो वो अच्छा खासा है। ठीक है, द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द डिस्टल एंड की बात कर रहे हैं अब, डिस्टल एंड। ठीक है, डिस्टल एंड इज कॉन्डाइलर इन द फॉर्म, कॉन्डाइलर इन फॉर्म एंड आर्टिकुलेट्स विद रेडियस एंड अल्ना ऑफ द फोर आर्म टू मेक द एल्बो जॉइंट। ठीक है, तो ये इसके दो कॉन्डाइल्स होते हैं। इसका जो डिस्टल एंड है उसको मीडियल एपिकॉन्डाइल मिलता है उधर, और लेटरल एपिकॉन्डाइल मिल जाता है आपको। ठीक है, ये दोनों आगे जाके रेडियस एंड अल्ना से आर्टिकुलेट होते हैं और एल्बो जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमरस बोन अपन ने देख लिया, वन ऑफ द मेजर बोन्स इन द अपर आर्म दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, और उसके अलावा अपन ने ये भी देख लिया कि शोल्डर जॉइंट कौन बना रहा है, ग्लिनॉइड कैविटी बना रही है और हेड ऑफ ह्यूमरस बना रहा है। ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं अपन इसके डिस्टल एंड में, तो अपन को एपिकॉन्डाइल्स एंड कॉन्डाइल्स मिल जाएंगे। एपिकॉन्डाइल मतलब कि कॉन्डाइल इसको बोला गया है, तो एपी मतलब उसके ऊपर, ये एपिकॉन्डाइल यहाँ पे भी उसी तरह से मीडियल एपिकॉन्डाइल ये हो गया, एंड नीचे वाला ये कॉन्डाइल हो गया। ठीक है, नीचे आते हैं अब आगे बढ़ते हुए फोर आर्म की बोन्स की बात करते हैं, तो फोर आर्म में अपन रेडियस की बात करते हैं। रेडियस कौन सी बोन है, जो इसमें रेड कलर में दिखा रखी है। रेडियस जो है वो अपने लेटरल साइड वाली बोन है। फोर आर्म के अंदर दो बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना। तो रेडियस कौन सी बोन हो जाएगी, जो अपने लेटरल साइड में है, और अल्ना कौन सी हो जाएगी, जो मिडिल साइड में है। ठीक है, तो रेडियस इट इज द लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म, इट हैज अ राउंडेड प्रॉक्सिमल हेड। प्रॉक्सिमल हेड जो है रेडियस का, ठीक है, वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, प्रॉक्सिमल हेड। प्रोमिनेंट रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी प्रोसेस, ये सारी चीजें मतलब कि उभार, बोन के अंदर एक उभार है। ठीक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी मतलब क्योंकि रेडियस की है और रेडियस बोन पे एक उभार है, तो उसको बोल दिया गया रेडियल ट्यूबरोसिटी। एंड एन expanded distal end with a large articular surface which articulates with the lunate and scaphoid bones of the wrist joint। ठीक है, तो अब इसकी जब डिस्टल एंड की बात करें तो वो लार्ज आर्टिकुलर सरफेस बनाती है। आर्टिकुलर सरफेस वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, आर्टिकुलर सरफेस वो जो जॉइंट फॉर्मेशन में पार्ट ले रही है, और ये आर्टिकुलेट किससे करती है, लूनेट एंड स्कैफॉइड से, जो कि बेसिकली अपने हैंड की कार्पल बोन्स हैं। ठीक है, तो रिस्ट जॉइंट जब बनता है नीचे जाके रेडियस से, तो रेडियस जो है अपना वो स्केफॉइड बोन से और लूनेट बोन से आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, तो रेडियस बोन की अगर थोड़ी एनाटॉमी देखना चाहें अपन, तो वो ये है, हेड ऑफ रेडियस एक राउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ब्रॉड स्ट्रक्चर आ गया, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी आ गई। ब्रॉड स्ट्रक्चर कौन सा है अपना, डिस्टल एंड, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस इज अ बिट ब्रॉड। ठीक है, तो अपना ये रेडियस हो गई। Ulna. The ulna is the medial bone of the forearm and is parallel to the radius bone in supine position। ठीक है, उसके लिए मैंने ये डायग्राम आपके लिए सेव करा है, सुपाइन एंड प्रोनेशन। ठीक है, सुपाइन, सुपिनेशन क्या होता है, प्रोनेशन क्या होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। सुपिनेशन इज बेसिकली जब आपकी हथेली, आप अपना फोरआर्म लीजिए और अपने टेबल पे फ्लैट रख दीजिए, हथेली जो है वो आपकी छत की तरफ फेस करे, दैट इज सुपिनेशन। प्रोनेशन किसको बोलते हैं, जब आपकी हथेली जो है वो आपके टेबल को फोकस करे, टेबल की तरफ फेस करे। ठीक है, तो जब सुपिनेशन होता है तब ये आप देख रहे हैं रेडियस एंड अल्ना जो है, ये सुपिनेशन पोजिशन है। ठीक है, रेडियस एंड अल्ना दोनों पैरेलल हैं, एक के साइड एक है। ठीक है, ये पैरेलल पोजिशन में होती है, बट जब प्रोनेशन करते हैं तो क्रॉस कर देती हैं एक दूसरे को, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया। जब अपन हाथ को प्रोनेट करते हैं, मतलब कि जब अपना हथेली वाला हिस्सा है वो टेबल की तरफ होगा, तो उस टाइम पर आपके दोनों बोन्स जो हैं वो एक तरह से क्रॉस कर रही होती हैं। ठीक है, The ulna is the middle bone of forearm and is parallel to the radius bone in supine position या फिर supination. It has a large hook-like articular surface on the proximal end and a rounded head and styloid process at the distal end। ठीक है, तो अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। It has a large hook-like हुक जैसा आर्टिकुलर सरफेस, मतलब जो जॉइंट फॉर्मेशन में काम कर रहा है, एट द प्रोक्सिमल एंड एंड राउंडेड हेड स्टाइलॉइड प्रोसेस एट द डिस्टल एंड। ठीक है, तो प्रोक्सिमल मतलब कि पास वाला। ठीक है, तो पास वाले एंड को देखने की कोशिश करते हैं अपन। ये देखिए, हुक जैसा नहीं लग रहा ये तो अपने अपने अभी देखा था रेडियस है, तो अल्ना ये हुक जैसा नहीं लग रहा आपको, जैसे कि एक हुक हो। ये हुक जाके फिट कहाँ पे होता है, ऊपर आपकी ह्यूमरस में। ठीक है, ये हुक जैसा देखो, तो प्रोक्सिमली एक हुक जैसा हेड है। ठीक है, एंड सॉरी, प्रोक्सिमली एक आर्टिकुलर सरफेस है जो हुक जैसी है, एंड अल्ना का हेड जो होता है वो आपके होता है टुवर्ड्स द डिस्टल एंड। रेडियस का हेड जो है वो प्रोक्सिमल एंड पे होता है, अल्ना का हेड जो है वो आपके डिस्टल एंड पे होता है। तो ये छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए,
स्टाइलॉइड प्रोसेस दोनों साइड हैं, रेडियस में भी है, अल्ना में भी है, पर अल्ना का हेड डिस्टल एंड में है एंड रेडियस का हेड प्रॉक्सिमल एंड पे है। ठीक है, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस और ये हेड समझ में आ गया, गुड। तो सेमिलुनर नॉच जो है, ट्रोक्लियर हेड जो है, ये आपका वो हुक लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है जो जाके ऊपर आपके ह्यूमरस में फिट होता है। अपना अगर एल्बो जॉइंट देखना है तो ये ह्यूमरस, ठीक है, ये ट्रोक्लिया जो कि हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जाके कैपिटुलम में फिट होता है इसके ह्यूमरस के। रेडियस बोन और अल्ना बोन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। अब आ जाते हैं अपन बोन्स ऑफ द हैंड में। बोन्स ऑफ द हैंड जो है उसके अंदर अपन को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, अपन को पढ़ना है कार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के बाद फैलेंजेस। ठीक है, तो हैंड एंड द फिंगर्स आर सपोर्टेड बाय अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपल बोन्स, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट अपने फिंगर्स एंड हैंड में है उतना किसी और जगह नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से अपन को बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स चाहिए होगी और उतना ही टेंडन्स एंड मसल्स चाहिए होंगी, इसलिए काफी सारी मसल्स भी होती है। इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड बोलते हैं, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपने लम्ब्राइकल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। देयर आर 14 फैलेंजेस, 14 फैलेंजेस है, 5 मेटाकार्पल्स हैं और 8 कार्पल बोन्स हैं। ठीक है, ईच ऑफ द फिंगर्स हैज 3 फैलेंजेस बट द थंब हैज ओनली 2 फैलेंग्स। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली अपन ने ये बोला अभी तक कि अपने पास 14 फैलेंग्स है। फैलेंग्स किसको बोला गया है, ये 1 2 3, ठीक है, ये आपका जो है ये पूरा हिस्सा फैलेंग्स में आता है। तो 4 तो आपकी फिंगर्स हो गई, 4 फिंगर्स के अंदर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, तो इधर हो गई। ठीक है, अब आपको एक स्पेशल पॉइंट थंब के बारे में ये बताया गया, उसमें ये था कि थंब के अंदर सिर्फ 2 फैलेंग्स होते हैं, ये 2 फैलेंग्स हो गए थंब के। ठीक है, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, कैसे 2 हैं, तो इनके अंदर जब इस थंब के अंदर सिर्फ 2 ही फैलेंग्स हैं तो इसके अंदर अपना नाम भी चेंज होगा। जैसे किसी भी एक नॉर्मल फिंगर की बात करें तो उसके अंदर जो फैलेंग्स होते हैं उसमें फैलेंग्स को ये नाम दिया गया है, जो पास वाला है उसको प्रॉक्सिमल फैलेंग्स, बीच वाला है उसको मिडिल फैलेंग्स और दूर वाला है उसे डिस्टल फैलेंग्स बोल दिया गया। बट व्हेन इट कम्स टू योर थंब तो उसके अंदर कोई मिडिल फैलेंग्स नहीं है, प्रॉक्सिमल फैलेंग्स है और डिस्टल फैलेंग्स है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, ये अपनी फैलेंग्स की बात होगी जो 14 इन नंबर है। 14 के बाद अपने आ जाता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स अपन ने बताया था कि 5 इन नंबर है। 5 इन नंबर कैसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये आपकी हो गई। इनकी नंबरिंग कैसे होती है, थंब से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। तो अगर बोला जाए कि फ्रैक्चर ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि थंब का फ्रैक्चर है। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ सेकंड मेटाकार्पल तो इंडेक्स फिंगर हो जाएगी। फ्रैक्चर ऑफ थर्ड मेटाकार्पल बोला जाए तो मिडिल फिंगर हो जाएगी। फ्रैक्चर ऑफ फोर्थ मेटाकार्पल बोला जाए तो मतलब कि रिंग फिंगर हो जाएगी। एंड फ्रैक्चर ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल बोला जाए तो वो लिटिल फिंगर की मेटाकार्पल का फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अपने जब अपन ने अपने फैलेंग्स पढ़ लिया, फैलेंजेस पढ़ लिए, मेटाकार्पल्स पढ़ लिया, अब कार्पल बोन्स की बात करते हैं। कार्पल बोन्स वो होती है जो रिस्ट जॉइंट बनाने में हेल्प करती है। अगर आप ये एक्सरे देख पा रहे हैं तो इस एक्सरे के अंदर ये रेडियस है और ये अल्ना है। ठीक है, अल्ना का हेड नीचे की तरफ होता है और ये अल्ना का स्टाइलॉइड प्रोसेस है। ठीक है, तो रेडियस जो है वो मेजर पोर्शन बना रहा है रिस्ट जॉइंट में, अल्ना का इतना रोल नहीं है। और स्केफॉइड और लूनेट के साथ वो पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था। तो स्केफॉइड एंड लूनेट के साथ वो स्ट्रक्चर बना रहा है, दिख रहा है आपको, जैसे ये रेडियल आर्टिकुलर सरफेस है तो ये स्केफॉइड और लूनेट के साथ रिस्ट जॉइंट बना रही है। ठीक है, तो अब अपन कार्पल बोन्स जो कि अपने 8 इन नंबर्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या है, उनका नाम क्या क्या है। सबसे पहले तो नाम देख लेते हैं। तो नाम है स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्विट्रल, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। ठीक है, इनको याद रखने के लिए एक बहुत फेमस निमोनिक है जो हर जगह यूज होता है, विच इज शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। तो बेसिकली ये कैसे करना है याद, इसको आप अगर देखेंगे स्केफॉइड को तो ये 2 अलग अलग रो में प्लेस्ड हैं ये छोटी छोटी बोन्स। एक तो हो जाएगी प्रॉक्सिमल रो और एक हो जाएगी डिस्टल रो। तो अपन प्रॉक्सिमल रो को रेडियल साइड से स्टार्ट करते हैं, स्केफॉइड, लूनेट, उसके बाद आ जाता है ट्राइक्विट्रल, फिर आ जाता है पिसिफॉर्म और उसके बाद वापस से ऊपर आएंगे अपन ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने याद करा, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। Anyway, this was the mnemonic for your carpal bones. Carpal bones के लिए ये mnemonic था। ठीक है, each carpal bone ossifies from a single center. The capitate is the first one to ossify and the pisiform is the last one to ossify. जब इनका ossification process चालू होता है जो आपने जनरल एनाटमी में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर कार्पल बोन्स जो हैं वो सिंगल सेंटर से
ऑसिफाई होना शुरू होती है, और इसके अंदर सबसे पहले कैपिटेट इज द कार्पल विच ऑसिफाइज द फर्स्ट एंड पिसिफॉर्म इज द कार्पल विच ऑसिफाइज द लास्ट। ठीक है, द मेटाकार्पल हैव टू ऑसिफिकेशन सेंटर, ये एक और फैक्ट हो गया। तो अब अपन ने हैंड की भी बोन्स का पढ़ लिया है। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करना चाहूंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, कैसा लगा, जैसा भी आपके रिव्यूज हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में जिसमें आपको वैसे डिफिकल्टी फेस होती है इन योर क्लासेस टू, तो उस टॉपिक के बारे में अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज लीव अ मैसेज इन द कमेंट, और मे बी email us at our college website। कॉलेज वेबसाइट है saraswati-paramedical-college.com, तो उस पर आपको email ID और कॉन्टैक्ट सब मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन email me at eclasses.spmc@gmail.com। All right, this is all for today. I'll be uploading another video about next topic जो होना चाहिए वो होगा muscles of the upper limb, और उसको मैं थोड़ा और शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। I hope you like this lecture. Thank you. Have a nice day.